नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट विथ रघु में। साथियों, जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मंडी परिषद की परीक्षा 22 मई को आयोजित की गई थी, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो जो आगामी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होनी हैं तो उसमें आपको एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि इन प्रश्नों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न उठा रहा है जीएस के सेक्शन में, और जो उसके करंट अफेयर का स्तर है वो किस स्तर का पूछा जा रहा है। तो आइए एक जो सरसरी नज़र से इन प्रश्नों को देख लेते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था इस एग्ज़ाम में, वो प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जो इस मेले की महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये मेला एक पशुधन मेला है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर आप इसे इंग्लिश में करेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। UPSIDA को उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में चमड़े व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा व्यवसाय के दो ही प्रमुख केंद्र हैं, एक कानपुर जो सबसे बड़ा केंद्र है और उसके बाद आगरा का नंबर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ताज महोत्सव ताजमहल से संबंधित है और ताजमहल आगरा में है, ये सभी जानते हैं। तो जो ताज महोत्सव है ये भी आगरा में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण एक जो नेचुरल फेनामेना है और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह उनमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। तो विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई ये सभी जो है लीवर यानी कि यकृत में संचित होते हैं। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। तो फर्रुखाबाद जो है हाथ की छपाई का पर्याय बन चुका है। बाकी और ऑप्शन आप देखते हैं, चूड़ियाँ जो है ये फिरोजाबाद से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जो भातखंडे संगीत संस्थान है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि यूपी के कैपिटल में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि जो सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जो सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, परंतु इसका जो ऑप्शन है वो गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि यहाँ पर संकलन करने की बात नहीं किया गया है, यहाँ पर संकलन को प्रमाणित करने की बात की गई है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में सबसे पहले शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो सिक्किम स्टेट है भारत का, वो कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो जो सिक्किम की स्थिति है वो थोड़ा सा ऐसे उंगली टाइप का ऊपर उठा हुआ है। तो ये अपने साथ 3 देश यानी कि नेपाल, भूटान और चीन, इन सभी देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो जो सहारा डेजर्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। तो जो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद है वो शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। मुगल काल में जब भी किसी प्रश्न में दिल्ली जोड़ दिया जाता है तो आपको वहाँ पर शाहजहाँ के बाद से जो ऑप्शन होते हैं वही उसमें सही होते हैं, क्योंकि शाहजहाँ ने जो भी दिल्ली में काम हुआ था यानी कि जो राजधानी है वो शाहजहाँ ने ही दिल्ली में स्थानांतरित किया था। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है। तो 2.4% जो है एरिया भारत के द्वारा पूरे होल पृथ्वी का कवर किया गया है। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न इस तरह से भी पूछ जाता है कि मसाई जनजाति का संबंध किस देश से है। तो मसाई जनजाति जो है वो केनिया से संबंधित है और ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। तो ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे और ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? तो जो कोलार सोने की खानें है वो कर्नाटक में स्थित हैं और ये गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस हैं। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो दुलहस्ती परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। इस तरह की परियोजनाएं और किस नदी पर स्थित हैं, इस तरह के प्रश्न पीईटी परीक्षा में भी पूछे गए थे। तो आप इन तरह के प्रश्नों को या इस सेगमेंट को अच्छे से देखकर तैयार कर सकते हैं। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन है और ये प्रधानमंत्री जो हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो वायुमंडल के तापन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, तो ये गैसें जो हैं ये जो गैसें हैं वो सारी गैसें मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? तो जलाक्रांति की जो आवश्यकता है वो चावल की फसल के लिए आवश्यक होती हैं। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन हैं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, बफर स्टॉक का रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तीनों ही उपाय शामिल किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन हैं। कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो जो स्थानीय स्वशासन की गवर्नमेंट होती है वो आम लोगों के सबसे करीब मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन है? तो रबी, खरीफ और जायद की फसलें उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68 है। और यहीं पर अगर पुरुष की पूछा जाता तो आप इसमें +10 ऐड कर देंगे और अगर महिलाओं की साक्षरता दर पूछी जाएगी तो आप इसमें से -10 कर देंगे। तो वही परसेंटेज क्रमशः पुरुष और महिला साक्षरता दर भी होंगी और इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इन प्रश्नों को देखने के बाद आइए हम हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न और किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो विहंग, खग और शकुन तो ये पक्षी के पर्यायवाची हैं और गाछ जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो कौमुदी है वो जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जब प्रश्न में नहीं पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा प्रश्न पर रुकना चाहिए और प्रश्न को ध्यान से बारीकी से पढ़कर अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। नवरत्न किस समास का उदाहरण है? तो नवरत्न यानी कि संख्या लगा हुआ है, तो जब भी संख्या लगता है तो उसमें द्विगु समास आता है और इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को यानी कि समास पर भी फोकस करना चाहिए और उसकी बारीकियों को से अध्ययन करना चाहिए। आपादमस्तक किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का। अनिवार्य का विलोम? तो अनिवार्य का विलोम जो होगा वैकल्पिक होगा। साहस का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर साहस का विलोम भय शब्द होगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। यहाँ पर विकल्प में सभी शुद्ध वर्तनी आपको देखना है, तो साहित्यकार और तिमिर शुद्ध लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। तो शुद्ध शब्द इसमें विस्मरण और हितैषी है। कच्ची गोलियां खेलना यानी कि अनुभव का कमी होना। संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कर। हलंत का विशेष ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो यशोधंदा यानी कि यशोदा विसर्ग संधि, और ये विकल्प सही है। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ बुरे काम में बुराई मिलना। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग जाते हैं और प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। कान में तेल डालना यानी कि कुछ न सुनना। आप काज महाकाज, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर, इसके लिए एक शब्द होता है अनेर।
वर्तनी सही है तो कौतूहल की वर्तनी सही है, फिर वर्तनी सही है तो लालायित की वर्तनी सही है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो सावधान एक शब्द होता है और जो ई उसमें लगा है वो उसके पीछे यानी कि ई प्रत्यय उसमें लगा है। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक और जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शक। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है तो नायक नायिका, सेवक सेविका, अनुज अनुजा और संचालक का संचालिका होगा, न कि संचारिका। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी कि पुल्लिंग है तो संबल शब्द पुल्लिंग है। जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या होगा तो पति यानी कि स्वामी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो फूल शब्द जो है यहाँ पर तत्सम नहीं, यहाँ पर नहीं मतलब तत्सम नहीं, इट मीन्स तद्भव आपको खोजना है तो यहाँ पर फूल जो है तद्भव होगा। निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है तो सलाका का तद्भव रूप सलाई है। इसको आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो है 55 से 60 वो गद्यांश पर, 56 से 60 गद्यांश पर आधारित है। तो जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, अगर आप हिंदी की तैयारी अच्छे से करते होंगे तो आपको गद्यांश को सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले आप प्रश्नों को पढ़ लें और गद्यांश को 2 बार पढ़ें, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। गद्यांश में सिर्फ एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि आप कुछ और सोचते हैं और आयोग कभी कभी कुछ और सोचकर उत्तर दे देता है। लेकिन फिर भी अगर आप गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ते हैं और सारे विकल्पों को उसमें से अगर छांटने का प्रयास करके और उत्तर देंगे तो आप जो है सही निष्कर्ष यानी कि सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो आगामी जो पिछला मंडी परिषद का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था और ये प्रश्न आगामी जो भी परीक्षाएं UPSSC द्वारा आयोजित की जाएंगी उसमें आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे पैटर्न को जानने के लिए। तो साथियों, आपको ये प्रश्न कैसे लगा और ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर कोई भी त्रुटि होगी तो आप भी उसे कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। तो साथियों, आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।